Let's wait for the while so everybody can join in. Uh, Everybody has joined in. Okay. So text type restricted theories are that I was saying that they are always restricted and related to the literary work or a business or genre, like engineering texts and business text and the literary text. Then we have this term time restricted, which only deals with the time frames and the periods of the translation or the translation done in a certain time frame or a time period. And then we have the problem restricted theories, which refers to certain problems when pertaining to the ट्रांसलेशन ठीक है जिसमें एक इक्विवेलेंस आता है हमारे पास एनी क्वेश्चंस यहाँ तक के लिए कोई आपके पास हो तो पूछ सकते हैं Curation in the 1950s and 60s began to attempt more systematic analysis of translation. Over the following years, 20 years, many further attempts were made to define the nature of equivalence, which were first mentioned in Roman Jacobson's 1959 paper. In his paper on linguistics aspects of translation, a structuralist Roman Jacobson described three kinds of translations: one, intralingual; two, interlingual; and three, intersemiotic. With interlingual reference to translation between two different written languages, Jacobson goes on to examine key issues of this type of translation, notably linguistic meaning and equivalence. ठीक है 1950s and 1960s में और अटैम्प्ट की थ्योरेटिशियंस ने कि ट्रांसलेशन को कैसे एनालिसिस किया जा सके उसका एनालाइज किया जा सके क्या उसमें मुश्किलात हो सकती हैं किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं तो ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी हमारे हम फेस करते हैं वो हम इक्विवेलेंस की करते हैं ठीक है whenever it comes to the translation ज़्यादातर काम हमारा इक्विवेलेंस पे ही होता है अब
रॉमन जैकबसन ने 1959 में अपने पेपर में लिखा कि ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन वाज द नेम ऑफ द रॉमन जैकबसन्स पेपर। और जो है उनमें वो ही वाज एन स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। और उन्होंने अपने 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशंस जो हैं वो उसमें प्रपोज किए हैं। तो वन इज़ इंट्रालिंगुअल, द सेकंड इज़ इंटरलिंगुअल एंड थर्ड इज़ द इंटरसेमियोटिक, ठीक। ही वर्कड ऑन द लिंग्विस्टिक मीनिंग एंड देयर इक्विवेलेंस। तो जब भी हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस ये है कि सोर्स टेक्स्ट में, ठीक है, और टारगेट टेक्स्ट में कुछ सेमनेस होनी चाहिए, ठीक है। whenever we are trying to translate, ठीक है, we will make sure कि there should be a sameness between the source text, जो टेक्स्ट हम जिसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इट कॉल्स सोर्स टेक्स्ट, और जिसमें ट्रांसलेट करते हैं वो टारगेट टेक्स्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये इसने इस बात पे बात की है। Equivalence is here. The mean source text and target text share some kind of sameness. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा से कौन सी ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा सेमनेस आएगा, वर्ड टू वर्ड में आएगा या सेंस टू सेंस में आएगा, बताइए। अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सी ट्रांसलेशन में ज़्यादातर जो है वो हमारी सेमनेस आएगी? मैम सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन में आएगी। ओके, और अगर आएगी तो कैसे आएगी? मैम अगर एक किसी लैंग्वेज को हमने किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है तो अगर वर्ड टू वर्ड करते हैं तो हम जो है उसकी हो सकता है कि किसी टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर जो है वो उस लफ्ज़ को कुछ और कहा जाता हो। वेरी गुड। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि सेंस टू सेंस ट्रांसलेट करें ताकि कंप्लीट मैसेज पहुंच जाए। सही, ठीक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैकबसन हमें क्या बताएगा। देन वी हैव यूजीन निदा एंड देन वी हैव द पीटर न्यूमार्क एंड वी विल वर्क विथ कि वो सिमेंटिकली प्रैग्मेटिकली डिस्कोर्स एनालिसिस को भी यूज़ करते हुए किस तरह की ट्रांसलेशन हम लोगों को देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जैकबसन्स। फर्स्ट हमारे पास जैकबसन्स है। अभी हमने जो फर्स्ट हमने पहले थियोरीज पढ़ी थी वो होम्स मैप ऑफ ट्रांसलेशंस थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने होम्स के ज़रिए देख लिया, उसने सिर्फ हमें ये बताया कि हाउ द ट्रांसलेशन इज़ बीइंग डन, ठीक है। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि उसमें जो लास्ट वाला था प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड टू, एक मिनट, प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज। तो ये अब हम उन थियोरीज को देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट अ टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो इक्विवेलेंस चाहिए, यानी सेमनेस चाहिए। मीन सोर्स टेक्स्ट एंड टारगेट टेक्स्ट शेयर सम काइंड ऑफ सेमनेस। अंडरस्टैंड? ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अब यस आते मैम। अब हम आते हैं जैकबसन के 3 kinds of translations पे, ठीक है। रोमन जैकबसन describes 3 kinds of translation. Number 1 is interlingual, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। Interlingual translation of the same language is a same language translation or rewording or interpretation of the verbal signs by means of other sign of the same language, ठीक है जी। तो इंटरलैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है वो ये होती है कि वन लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है, दोनों सेम लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज भी वही है और टारगेट लैंग्वेज भी वही है,
और हम उसमें जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब हम इसमें टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, हम इसमें वर्बल यानी स्पोकन वर्ड टू भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। वर्बल साइंस को इंटरप्रिटेट कर लेना, उनको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन आ जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ अ सेम लैंग्वेज, इंटरलिंगुअल मीन किस ट्रांसलेशन ऑफ अ सेम लैंग्वेज, वन सोर्स लैंग्वेज ही है और वही टारगेट लैंग्वेज ही है, ठीक है। अब इसका कोई एग्जाम्पल जहन में आ रहा होगा आपके? कोई ऐसी ट्रांसलेशन जो आपने पढ़ी हो जिसकी जो सेम लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट कर दी गई हो? मैम जैसे उर्दू लैंग्वेज के अंदर मुहावरे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसे नॉर्मली लोग नहीं समझते, तो इसे हमें उर्दू ही में दोबारा से आसान उर्दू में ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसको भी हमें जो है वो कॉमन उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे अगर एडवांस उर्दू की बात की जाए तो एडवांस उर्दू के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए होते हैं जो अमूमन कॉमनली लोगों को नहीं समझ में आते, तो फिर हमें उसके लिए जो है वो एक अलग इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ती है, अलग मीनिंग निकालनी पड़ती है, उसी लैंग्वेज सेम लैंग्वेज के अंदर हमें अलग से उसको समझाना पड़ता है। हाँ, वेरी गुड। इसके अलावा चलें, उर्दू के अलावा भी कोई इन ये बाकी बच्चे भी तो हैं, वी आर स्टडीइंग लाइक इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें भी आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा किसी को? किसी ने कोई ऐसी टेक्स्ट नहीं पढ़ी है जो कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट सेम हो? मैम लिटरेचर की सबसे पहली एग्जांपल कैंटरबरी टेल्स जो है, अगर हम पढ़ें तो वो ओल्ड इंग्लिश की है, और अगर उसको जो है वो दोबारा से ट्रांसलेट किया गया है हमारी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, और इसी तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे बिल्कुल हैं बिल्कुल। डिफरेंट राइटर्स के, पोइट्स के। या होता ही, व्हेनेवर वी आर रीडिंग कैंटरबरी टेल्स हो गए, आपके शेक्सपियर हो गया, तो अक्सर साइड में चल रहा होता है उसका, एक तो ओल्ड टेक्स्ट होती है, फिर उसकी लेटर, उसकी जो ट्रांसलेशन साथ साथ चल रही होती है। तो इस तरह की जो बुक्स आप पढ़ते हैं जिसमें चाहे वो आपकी जो सोर्स टेक्स्ट थी और टारगेट टेक्स्ट जो थी वो दोनों सेम लैंग्वेज है, ठीक है। इवन इतना कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जिसमें बहुत ही मॉडर्न इंग्लिश यूज़ की गई है, लेकिन उसको और ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में यानी बहुत ही ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाता है। एक सीरीज़ होती है, बच्चों के लिए सीरीज़ आती हैं अक्सर, तो अगर उनको पढ़ाया जाए तो उनकी बहुत ही इजीली टेक्स्ट होती है। ओलिवर ट्विस्ट हो गया, और क्या नाम है इसी तरह का, द क्रिसमस कैरल वगैरह आपको मिलेंगे बुक्स बच्चों के लिए जो लिखी जाती हैं, तो वो और ज़्यादा मॉडर्नाइज करके उनको जो है टेक्स्ट को टेक्स्ट सेम लैंग्वेज को जो है हम ट्रांसलेट करके देते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की जो ट्रांसलेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? जैकबसन के मुताबिक वो क्या कहलाएगी? मैम इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इसकी सेकंड कैटेगरी है, या वो है हमारे पास, वो इंट्रालिंगुअल थी, ये इंटरलिंगुअल है, ठीक है। तो इंटरलिंगुअल इज डिफरेंट लैंग्वेज टू अनदर ट्रांसलेशन कहलाती है, और ट्रांसलेशन प्रॉपर जिसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वर्बल साइंस बाय द मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज। अच्छा, प्रॉपर ट्रांसलेशन इसको क्यों बोला गया? कि जाहिर सी बात है कि मोस्टली बंदे, चाहे आपकी सोर्स टेक्स्ट आपकी अपनी जो ज़बान है वो बेसिकली मुश्किल कितनी ही क्यों ना हो, तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से समझ ही जाते हैं। तो इफ़ अ नेटिव पर्सन कैन स्पीक देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, तो वो समझ जाएगा, वो उसको इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जब भी एक ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमेशा एक सोर्स टेक्स्ट होती है जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं होती, और एक टारगेट लैंग्वेज होती है जो कि हमारी लैंग्वेज होती है, जिसमें हम उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन कहलाती है वो इसलिए प्रॉपर ट्रांसलेशन कहलाती है कि मतलब टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप उठाते हैं और उसको आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपकी
लैंग्वेज है, या तो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है या फिर आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको जो ट्रांसलेशन कहलाएगी वो इंटरलिंगुअल कहलाएगी। वो इंट्रालिंगुअल थी कि सेम लैंग्वेज थी, आपकी सोर्स टेक्स्ट भी, सोर्स टेक्स्ट वही होती है जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट टेक्स्ट वो होती है जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रा लिंगुअल में ये हुआ कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट दोनों सेम है, ठीक। इंटरलिंगुअल में ये नहीं है, इसमें सोर्स टेक्स्ट, ठीक है, और टारगेट टेक्स्ट दोनों डिफरेंट है। तो इसकी कोई एग्जाम्पल बताएगा क्या होगा अगर हम करेंगे तो? बहुत इजी एग्जाम्पल है, क्या हो गया आप लोगों को? कोई भी कोई भी किताब अगर उर्दू की है और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे, तो इसमें से सोर्स टेक्स्ट कौन सी होगी और टारगेट टेक्स्ट कौन सी होगी? सोर्स उर्दू होगी और टारगेट इंग्लिश होगी। गुड गुड। तो इसमें ये कौन सी ट्रांसलेशन कहलाएगी फिर? इंटरलिंगुअल। इंटरलिंगुअल, सही, गुड, सही। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? गुड है। फिर हम आते हैं थर्ड कैटेगरी, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन or transmutation and interpretation of a verbal science by means of science of non-verbal science system। ठीक है जी। नॉन वर्बल किसी को मालूम है क्या होता है? एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल किसे कहते होंगे, कुछ पता है? जैसे ये ट्रैफिक साइन। Gestures, facial expression, eye contact. सही। और एक और भी कोई बोल रहा था, वो भी बोल लें। ट्रैफिक साइन। कौन से साइंस? ऊंचा बोले साजिदा। बोल। हाँ। मैम नॉन वर्बल में जैसे साइंस वगैरह होते हैं, ट्रैफिक साइंस जो देख के हम लोग समझ जाते हैं, बोर्ड वगैरह। सही सही। आपका आंसर भी सही है, सदाम का आंसर भी सही है। तो अब जो साइंस लैंग्वेज होती है उनको भी तो आपने करना है ना, मतलब ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं उनमें साइन लैंग्वेज खुद एक साइन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। फिर एक ट्रैफिक साइंस वगैरह हो गए जो आपको मालूम है। फिर जेस्चर्स जैसे बताया है सदाम ने, वो भी हैं, ठीक है। फिर इमेजेस हो जाते हैं आपके, ठीक। ग्राफ्स वगैरह का तो हम टेक्निकल ट्रांसलेशन में पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड ट्रांसलेशन जो कहलाती है, सिर्फ एरिया रिस्ट्रिक्टेड टू द टेक्स्ट, ठीक। तो अब हमें अगर कोई, ये साइंस फिजिकल टू सेमियोटिक्स कहलाता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा डिशॉर्स का साइंस एंड सिग्निफायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो ज़रूर पढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, 7th सेमेस्टर में बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने। तो ये है यस कि मैम पढ़ा। हाँ, तो ये कि अब इसमें म्यूज़िक जो लिखी हुई होती है, ठीक है, उसको आपने म्यूज़िक लिखा राइट की जाती है बाकायदा, उसको आपने ट्रांसलेट किया, इमेजेस को ट्रांसलेट करना, साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में आता है, ठीक है। तो किसी को मालूम है कि ये डिशॉर्स का जो हमारा साइन वाला जो है,
वो क्या बताया था मैम उन्होंने? जैसे हमारा फिजिकल किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस और हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्या है, सही, साइंस डी एंड शो ने सिग्निफायर। जो वो दिया था साइन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दूसरी मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक, तो कोई एग्जांपल भी देंगे? जैसे मैं कैट, अब कैट से हमारे जहन में बिल्ली का तस्वुर आता है, वो उसमें कैट के साथ उसी बिल्ली का तस्वुर आए, या एप्पल के साथ जो सेब का वो हो, क्या पता उनकी लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में कैट का कुछ और वो हो। तो हम मतलब जो लैंग्वेज हम जानते हैं तो उससे हम जो वर्ड हमारा होता है तो उससे उस वर्ड की ही पिक्चर आती है, वो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हो। ओके, सही। तो वही इस बात पे ये बात करेगा जैकबसन, चूँकि ही वाज बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट, तो वो इसको थ्योरीज को ज़्यादा फॉलो करता था, डिशॉर्स की साइन एंड द सिग्निफायर वाली। तो ओके, तो हियर वी गोइंग टू रीड अबाउट इट। Jacobson follows the relation set out by Dioscorus between the signifier, the spoken and the written signal, and the signified, the concept जो उसको signify करता है। ठीक है, स्पोकन वर्ड हमारे पास फर्ज करें ट्री आ गया, ठीक है, उसको लिखा हमने ट्री की तरह, TREE ट्री कर लिया, ठीक है, रिटन सिग्नल उसका वो दे रहा है। हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में ट्री का, वो उसको सिग्निफाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिग्निफायर क्या हो गया हमारे पास? द स्पोकन वर्ड और द रिटन सिग्नल, जो भी ऑर्थोग्राफी उसकी दी गई है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो सिग्निफायर है। और जो कंसेप्ट है उस वर्ड का हमारे दिमाग में, ठीक है, वो सिग्निफाइड है। जैसे कि चेयर, और फिर उसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है, एक चेयर होती है जो भी हमारे दिमाग में आती है हमारे कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, हर कल्चर की अलग चेयर होगी, तो उस लिहाज से वो कल्चरली इसमें इस चीज़ को, एस्पेक्ट को वो बताता है। Together, the signifier and signified form the linguistic sign, but that sign is arbitrary or unmotivated. Thus, the English word cheese is the acoustic signifier which denotes the concept food made of a pressed curds, the signified, although there is no inherent reason for that to be so. Jacobson stresses that it is possible to understand what is signified by a word even if we have never seen or experienced the concept or a thing in real life. Examples he gives as ambrosia and nectar, words which modern readers will have read in Greek myths even if they have never came across the substances in the real life. These contrasts with cheese which they almost certainly have encountered the first hand. ठीक है, तो सिमिलरली जैकबसन कहता है रिशॉर्स की तरह कि भाई इंग्लिश में अगर हम चीज़ वर्ड को देखते हैं तो उसको क्या वो बताता है कि एक फूड है जो कि प्रेस्ड करके जो है वो दही से बनाया गया है। ठीक है, वो सिग्निफाइड कर रहा है उसको। तो रशिया में भी चीज़ के बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो यहाँ पे कहता है कि उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जैकसन का कहना है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, हम बहुत से कंसेप्ट अभी भी अपने जहन में रख सकते हैं जिनका हमने कभी देखा नहीं है, उनको रियल लाइफ में नहीं देखा। ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक का कुछ आप लोगों ने पढ़ा है अपने लिटरेचर में?
कोई ऐसी चीज ग्रीक की? अक्सर जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें ग्रीक की बहुत सारी ग्रीक मिथोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, ठीक है। तो मैम हमने एक नॉवल पढ़ा था, हम्म, बल्कि हाँ नॉवल ही था शायद, इडिपस रेक्स, वो ग्रीक मिथोलॉजी का था। एडिपस रेक्स में आपने क्या पढ़ा था? कुछ ऐसी चीज ऐसी हो जो मैम इस दुनिया में ना हो इस वक्त, उसमें कुछ चीज का जिक्र जरूर हुआ होगा। मैम ऑब्वियसली वो पूरी स्टोरी ऐसी थी जो कि हम आज की दुनिया में भी, खैर वो तो उस ग्रीक एम्पायर का वक्त की थी स्टोरी, हम्म। लेकिन हम तो आज की दुनिया में भी इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ। उसमें ये था कि बेटे ने जो है वो माँ से शादी की थी, और ये एक प्रोफेसी थी, और वो ट्रू साबित हुई थी कि बाप को बेटे ने कत्ल किया था और फिर अपनी माँ से शादी की थी। और वो जो प्रोफेसी थी वो ओरेकल के जरिए उनको पता चला था, सही है। तो यस। और ये प्रोफेसीज क्या होती हैं आजकल दुनिया में? नहीं होती, नहीं होती, कभी भी नहीं होती, आजकल क्या हमेशा भी नहीं होती। तो एक ये जो वर्ड है प्रोफेसी का या ओरेकल का, एक पूरा आना और आके बताना कि ये जो है प्रोफेसी होगी और इस तरह से होगा, तो ये चीज़ क्या हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? नहीं मैम, हम लोगों ने तो नहीं देखी है, लेकिन कहानियों में, किताबों में तो सुना है। तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया ना, जब हमने उसके बारे में पढ़ा तो हमें उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक, कि वो क्या करता है, ओरेकल और प्रोफेसीज क्या करती हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो रोजाना हम जिनके पास जाएं और जो है वो साल की का उनसे पता करें, ओरेकल के पास जाएं और उससे कहें कि भाई तुम मुझे बताओ कि मेरे आने वाली दुनिया में क्या होने वाला है, और इस तरह से फिर वो प्रोफेसी आपको देगा, और ऐसा सीन हमारे पास नहीं होता डेली लाइफ में, लेकिन हमें फिर भी इस चीज़ का कंसेप्ट पता है, ठीक है। इसी तरह से मैम मैगजीन्स के अंदर होता है आज भी कि आपका आने वाला दिन कैसा है, ये आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, और ये सारी चीजें ओरेकल एंड स्टार्स के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन इज डिफरेंट बहुत ज़्यादा। उसमें वो बकायदा वो उनका खुदा से लेना देना होता था, देवर सम सॉर्ट ऑफ खुदाई बंदे होते थे ओरेकल जो होता था, ठीक है, उनकी बड़ी लेकिन वो। मैम अभी भी लोग कहते हैं कि वो हाथ की लकीर देख के जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, मतलब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, आप बिलीव जरूर करते हैं, लेकिन मतलब उस इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उनका, जैसे अब एडिपस रेक्स रेक्स में ये हुआ कि पूरी उसकी लाइफ ही उसके ऊपर आगे पीछे हो गई, ठीक है। उसी ओरेकल ने कहा था कि आप तुम्हारा जो बेटा होगा वो तुम्हें मार देगा एंड दिस एंड दैट करके, ठीक है, तो उस बंदे ने पूरे बच्चे ही मरवा दिए, ठीक, जो बादशाह था, डू यू रिमेम्बर? तो ऐसा हो रहा है यस कि मैम। अगर मुझे कहा जाए कि भाई मैं जाती हूँ किसी के पास, मतलब अपना फ्यूचर दिखवाने के लिए, और वो मुझे कहता है कि आप ये चीज़ अवॉइड करें कि आपका कत्ल हो जाएगा, तो क्या मेरे अंदर इतनी पावर है आजकल की दुनिया में कि मैं जाऊं और पूरी दुनिया के मर्द या पूरी दुनिया की औरतें मार दूं क्योंकि मुझे ओरेकल ने कहा था, या अपने इलाके की कम अज कम मार दूं? ये पावर तो नहीं है, ठीक है, सही है। पीपल आर स्टिल इनटू इट, है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है हमारे पास, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन है, लेकिन इतने ज़्यादा हम एक्सट्रीम पे जाके इसको फॉलो नहीं करते। तो फिर भी हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया ओरेकल का, ठीक है, हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो हमें अगर कोई कहता है कि ओरेकल क्या था, तो हमने थोड़ा सा पढ़ के तो अपने जहन में एक कंसेप्ट बना लिया, तो हमें उस वर्ड से एसोसिएटेड उसका मीनिंग आ गया। तो ओरेकल क्या है और उसको जो सिग्निफाइड कर रहा है कॉन्सेप्ट, वो हमारे दिमाग में आ गया। तो जैकबसन यही कहता है कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत से ऐसे वर्ड्स की कि जिनको ना हमने कभी देखा होता है, ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, लेकिन हम उनका कंसेप्ट और उन चीज़ों को रियल लाइफ में फिर भी समझने में आ जाते हैं। मतलब वी डू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग the concepts of the words that we haven't ever experienced or seen in the real life. जैसे इसमें उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि एम्ब्रोसिया और नेक्टर जो वर्ड्स हैं, ये हमें ग्रीक मिथोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर इनका जिक्र होता है।
तो एम्ब्रोसिया और नेक्टर्स ऐसे जूसेस थे जिनको पीते थे तो या तो सो जाते थे या किसी और होश खो देते थे, इस टाइप का उनका था। तो जब भी हम बात करते हैं एम्ब्रोसिया की या नेक्टर की, तो हमारे जहन में फ़ौरन कंसेप्ट आ जाता है कि या कोई हेवन का था भी, या हेवन का ही उनके गॉड्स के ऊपर ही होता था। तो उनका कोई एक अर्क है जिसको पीते ही आपको या तो नशा आ जाता है या फिर आप मर जाते हैं या फिर कुछ जो भी उसका उसके साथ कंसेप्ट वो बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इवन अभी भी नेक्टर को जो हम यूज़ करते हैं, तो नेक्टर तो हम वही कहते हैं कि फलों और फूलों से निकला हुआ जो रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो टपकता है अक्सर कहते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा रिप फ्रूट्स होते हैं, दे स्टार्टेड excreting their juices, तो इट्स कॉल्ड नेक्टर, ठीक है। तो वी हैव दिस थिंग। तो ये उसने कहा कि बहुत से वर्ड्स और बहुत सी चीज़ें अगर हम एक्सपीरियंस नहीं भी कर पाएँ फिर भी हम उसका कंसेप्ट अपने जहन में रख सकते हैं। तो इजीली हम जो है चीज़ें ट्रांसलेट करने में हमें इस कंसेप्ट के ज़रिए क्या आसानी हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे हमने ओरेकल नहीं मतलब जानते, हम डेली लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस करते, लेकिन हमने जब पढ़ा उसके बारे में एक ही हमने पढ़ लिया आरिपस रेक्स, तो उसको जब हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया सोफोक्लिस ने कुछ इस तरह से लिखा था। तो हमारे जहन में ये आ गया कि दिस इज हैपन और दिस इज ओरेकल का ये काम है, वो प्रोफेसी देता है और उसको लोग फॉलो करते हैं, और इस तरह से हमारे जहन में ये चीज़ आ गई। हमने उस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि हमें कंसेप्ट बन गया, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगली दफ़ा जब हम कोई एक और ग्रीक नावल उठा के या ड्रामा उठा के पढ़ेंगे और उसमें ओरेकल या प्रोफेसी का जिक्र होगा, तो हमें दोबारा उस चीज़ को जाके सोचना नहीं पड़ेगा, दोबारा उसके बारे में ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ हमारे जहन में ऑलरेडी होगी, उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग, वो चीज़ हमने ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, ठीक। एम्ब्रोसिया जो आप इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है नेक्टर, आई हैव टोल्ड यू कि क्या होता है। तो ये खुद हेवंस में जाहिर सी बात है खुदा जो थे वो ग्रीक गॉड्स जो थे वो रहते थे हेवन में रहते थे और मतलब जन्नत में रहते थे। तो ये उनकी जो मशरूब था, ठीक है, वो ये इसको पीते थे और इससे उनकी जो ज़िंदगी थी वो इमॉर्टल थे, यानी उनको मौत नहीं आती थी। तो कोई आम आदमी भी अगर जाके एम्ब्रोसिया पी लेता था तो वो भी वो हो जाता था, क्या कहते हैं, इमॉर्टल हो जाता था, उसको भी मौत नहीं आती थी और उसकी भी लंबी ज़िंदगी हो जाती थी। तो अब हम में अगर कोई बोले कि यार ऐसी कोई बात हो अगर लाइफ में, तो आपसे कोई बात करे और कहे यार मुझे तो लंबी ज़िंदगी कैसे मिलेगी, कुछ आइडिया है या कुछ है, तो आप उसको से मजाक से कह सकते हैं जाओ जाके एम्ब्रोसिया पी लो, ठीक है। वो आबे हयात जिसे कहते हैं, ठीक है। इसका भी एक जिक्र है, हम में से किसी ने पिया हुआ नहीं है, हमने किसी ने इसको देखा हुआ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है ना हमारे जहनों में। तो हम यही कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए अगर आपको ज़िंदगी बढ़ानी है अपनी, या यू वांट टू लिव फॉर एवर, तो यू गो एंड ड्रिंक आब हयात, ठीक है। ये एम्ब्रोसिया जो है वो वही है।
तो अगर कभी भी कोई बात इस तरह की आएगी तो हम उसको ये कह सकते हैं कि यार अगर मैं कोई कहानी लिख रही हूँ या कोई कहानी जिसमें ज़िक्र हो, तो हम इजीली इसको आब हयात के ज़रिए इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर ग्रीक मिथोलॉजी में किसी का कोई ज़िक्र आया हुआ है एम्ब्रोसिया का, तो हम इजीली उसको कह देंगे कि यार हमारे पास भी ये वर्ड है, इसका मीनिंग है आब हयात, तो हम उसको उसमें ट्रांसलेट कर लेंगे। तो जैकबसन का यही कहना है कि बहुत से वर्ड्स जो हैं, ठीक है, अगर हमने उनको नहीं देखा हुआ, उनको नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ, लेकिन फिर भी उनके कंसेप्ट्स हमें मिल जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं और लैंग्वेजेस में भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमें इजी कर देती है ट्रांसलेशन करने में भी और वर्ड्स को और उनके कंसेप्ट्स को समझने में भी। एनी क्वेश्चंस? In Jacobson's description, interlingual translation involves substituting messages in one language not for the separate code units but for entire message in some other language. ठीक है, the translator recodes and transmits a message received from another source. Thus, translation involves two equivalent messages in two different codes. ठीक है, यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि वेन एवर वी आर ट्राइंग टू डू द इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, तो हम मैसेज वन लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम रिकोड कर रहे होते हैं, नया जो है वो उसको दोबारा रिकोड कर रहे होते हैं। ट्रांसलेटर जो होता है वो उसको जो है वो पूरे मैसेज को कर रहा होता है ट्रांसलेट। वो सिर्फ एक कोड यूनिट्स यहाँ पे जो बात होती है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को वो जो है वो रिकोड नहीं कर रहा, वो पूरे मैसेज को रिकोड कर रहा है एक सोर्स मैसेज को इन टारगेटेड मैसेज में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स टू इक्विवेलेंट मैसेजेस इन टू डिफरेंट कोड्स हो जाती हैं। लेकिन जब वो ट्रांसलेट कर रहा होता है तो एक और न्यू कोड भी जनरेट कर रहा होता है कि अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर उर्दू से इंग्लिश में किसी चीज़ को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो दोनों का कोड यूनिट्स डिफरेंट है, उर्दू का डिफरेंट है और इंग्लिश का डिफरेंट है। ठीक है, वो मैसेज तो पूरा वो है, वो वन मैसेज को दूसरे मैसेज में ट्रांसलेट कर रहा है, तो दोबारा रीकोड भी कर रहा है, दोबारा एक कोड लिख रहा है। क्यों कि उर्दू का जो है स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर से कोर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है उर्दू जो है वो दूसरे तरीके से लिखी जाती है, इंग्लिश दूसरे तरीके से लिखी जाती है। तो अब ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, जब वो ट्रांसलेटर एक ट्रांसलेशन करता है तो वो ना सिर्फ मैसेज ट्रांसलेट कर रहा है बल्कि वो दोबारा एक रिकोड कर रहा है मैसेज को, दोबारा से एक नया मैसेज भी जनरेट कर रहा है इन डिफरेंट कोडिंग। डिफरेंट कोडिंग ये हो गई कि जो स्ट्रक्चर था आपका उर्दू का वो इंग्लिश स्ट्रक्चर में जब आप लिखने लगते हैं तो रिकोड हो रहा है, उस चीज़ को रिकोडिंग कह रहे हैं। तो मैसेज तो वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज आ रहा है, साथ साथ डिफरेंट कोड्स भी जनरेट हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग?
अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जाहिर सी बात है कि दोनों लैंग्वेजेस के कोर्स तो एक जैसे नहीं है, स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, ठीक है, तो रिकोडिंग ही हो गई ना।